नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। ऑपरेशन हाथरस। अब तक हम जो कुछ भी देखते आए, सुनते आए, समझते आए, क्या वही सच था या सच वो है जिसे अब तक सुना ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया? हाथरस कांड की पीड़ित के लिए हम सभी को न्याय चाहिए, लेकिन न्याय तभी मिलेगा जब हम निष्पक्ष होंगे। और न्यूज़ 18 इंडिया हाथरस कांड पर एक बड़ा, एक संवेदनशील, एक निष्पक्ष खुलासा करने जा रहा है। इसलिए अगले 1 घंटे पूरे देश के लिए बहुत अहम है। आज हम धर्म निभाने जा रहे हैं। वो आवाज, वो चेहरे, वो किरदार आपके सामने लाने जा रहे हैं जिनका पक्ष हाथरस कांड पर शुरू हुई सियासत में गुम हो गया। उस चिता से चटकती लकड़ियां खाक हुई और उस राख से एक मुद्दा खड़ा हो गया। और अगली सुबह उत्तर प्रदेश का हाथरस महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। सब कुछ दूर से देखा तो हर दिल में तूफान, हर आंख में गुस्सा और जज्बात में समाज, वर्दी और प्रशासन के लिए सिर्फ नफरत। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया अब दूर से तमाशा देखना नहीं चाहता, इसीलिए हमारी अंडरकवर टीम हाथरस गई, उस तमाशे को थोड़ा करीब से देखा और इस कहानी के कुछ ऐसे किरदारों से बातचीत की जो आज सारी कहानी बदल देंगे। ये किरदार कौन है, इनके नाम क्या है, पहचान क्या है, ये जानने से पहले ये समझिए कि कैसे हाथरस कांड के जरिए पूरे देश के जज्बातों का मखौल उड़ाया गया। कैसे उस महाभारत के कई धृतराष्ट्र सब कुछ देखकर भी आंख मूंद कर बैठे हुए। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से कुछ किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है। कैसे इस महाभारत के दुर्योधन अपने स्वार्थ में एक नई कहानी बुन रहे थे। ऑनर किलिंग भी हो सकती है, ऑनर के बारे में वैसा कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। कैसे इस महाभारत के कुछ शकुनी हाथरस की गुड़िया की चिता पर सियासत के पासे फेंक रहे थे। क्या तो पॉलिटिक्स आ गई, बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया कैसे करेंगे पूरा, तो 25-30 लाख रुपए मिल जाएगा। हमें हाथरस की गुड़िया से पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन संवेदनाओं के बीच आज हम पत्रकारिता के धर्म को निभाने जा रहे हैं और सामने लाने जा रहे हैं उस पक्ष को भी जिसका नाटक और नौटंकी के बीच तमाशा बनाया गया। तो वो क्या थी, खाली 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने के लिए थे। आज हम दिखाना चाहते हैं उस पक्ष को भी जिसकी सफाई गुस्से और आक्रोश के शोर में अनसुनी हो गई। जीव वगैरह जो कटी हुई कटी नहीं थी। आज इस बड़े खुलासे के साथ हमने कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है कि हाथरस कांड की सच्ची कहानी क्या है। क्या पीड़िता के साथ वाकई गैंग रेप हुआ था? क्या पीड़िता की जीभ वाकई काटी गई थी? क्या वाकई पीड़ित परिवार ने किसी बहकावे में बयान बदला? आखिर पीड़िता का शव आधी रात को क्यों जलाया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि हाथरस कांड की सियासी साजिश किसने रची? न्यूज़ 18 इंडिया अपील करता है कि आप बेहद गौर से इस खुलासे को देखिए, कैमरे में कैद इन किरदारों को सुनिए, ताकि हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आप भी निष्पक्ष रह पाएं। हमारी हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ पूरी सहानुभूति। हम भी उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक पक्ष की आवाज सुनकर नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हमने एक जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया। हमारी अंडरकवर टीम हाथरस रवाना हुई। हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जिनकी आवाज हाथरस के शोर शराबे में दब गई। हमारी टीम ने हाथरस कांड से जुड़े कुछ किरदारों से बात की। ऐसे लोग जो पूरी कहानी को करीब से देख रहे थे, जो उसी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, जैसा पीड़ित का परिवार कहता जा रहा था। यानी वो पुलिसकर्मी
जिनके पास घटना की जानकारी सबसे पहले पहुंची, जिन्होंने सबसे पहले पीड़ित की हालत देखी, पीड़ित से बात की, पीड़ित परिवार की शिकायत सुनी, हाथरस कांड पर पहली एफआईआर भी दर्ज की। इनसे बातचीत करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यही वो अधिकारी थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अचानक एक सियासी साजिश शुरू हो गई और हाथरस की कहानी बदल गई। आज कैमरे पर उनकी गवाही हाथरस की कहानी को पलट कर रख देगी। हम एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस पक्ष की कहानी को भी सामने लाना है जिसकी अब तक अनदेखी हो रही थी। तो शुरुआत करते हैं उस इंस्पेक्टर से जो फिलहाल निलंबित है। ये वही इंस्पेक्टर जिसके पास हाथरस की घटना की शिकायत सबसे पहले पहुंची। उस इंस्पेक्टर ने न्यूज़ 18 की टीम को बहुत कुछ बताया और यकीन मानिए वो सब कुछ सुनकर जो हैरानी हमें हुई वो आपको भी होगी, इसलिए सब कुछ बेहद ध्यान से सुनिए। तो देखिए हाथरस के निलंबित एसओ दिनेश वर्मा क्या कह रहे हैं। सच और झूठ की पड़ताल में हमारी पहली मुलाकात हुई हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से। वर्मा साहब फिलहाल निलंबित हैं, पुलिस हॉस्टल में वक्त काट रहे हैं। हमारी अंडर कवर टीम ने उसी हॉस्टल में दिनेश वर्मा से मुलाकात की। दिनेश वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके पास हाथरस कांड की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। आपका क्या रोल रहा इसमें? आपको भी सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड में तत्कालीन डॉक्टर था, बेडरूम दवा नहीं पाया। तो दवाना किस पे बैठ? अब देखिए हम मीडिया को रोक नहीं सकते, आप आया ट्वीट करते हैं आप रोक नहीं पाएंगे, मंजू जिले वहाँ मिलने से रोक नहीं पाएंगे, गाँव जाने से रोक नहीं पाएंगे। हमारी अंडरकवर टीम ने एसओ दिनेश वर्मा से बातचीत शुरू की और बातों बातों में बात निकली 14 सितंबर की, यानी घटना की पहली शिकायत की तारीख। 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने की नियत से गला दबाना। और एक ही संदीप एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना की पहली शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने जान से मारने की नियत से पीड़िता का गला दबाया है। दिनेश ने बताया कि 14 तारीख को सिर्फ पीड़िता ही नहीं बल्कि उसकी मां और भाई भी पुलिस से यही शिकायत कर रहे थे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रहा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले रही है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही किया। सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गया। तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया कहते थे कहने के लिए पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। इस बातचीत में एसओ दिनेश वर्मा का ये बहुत बड़ा बयान था। वो कह रहे थे कि शुरुआती शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ थी, लेकिन अचानक कोई राजनीति हुई, परिवार को मुआवजे का लालच दिखाया गया और एक के बजाय 4 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लेकिन दिनेश वर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान तब दिया जब हमारी अंडरकवर टीम ने साफ साफ पूछा कि क्या ये वाकई गैंग रेप का मामला है। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 3-7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है 3 से 7। इसके अलावा कुछ है। कैमरे पर एसओ दिनेश वर्मा दावे के साथ कह रहे थे कि ये गैंग रेप का मामला है ही नहीं। ये सुनकर हमें भी धक्का सा लगा। दिमाग में आया कि सारी कहानी तो गैंग रेप के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए हमने दिनेश वर्मा से फिर पूछा
और फिर वही जवाब मिला। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं 100% बता रहा हूँ। मेडिकल हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल, हाँ 14 को तो टोटो का हुआ। रेप वाली बात कही नहीं, इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता उसी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ नेगेटिव आया सर। दिनेश वर्मा रेप की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी दिनेश की बात हजम नहीं हो रही थी। हमने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट झूठी बनाई गई, लेकिन दिनेश के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब था। मैनिपुलेट किया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी, और नहीं गलत। ये ऐसी ना कंडीशन थी चलती, ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है, शायद रेप कर दिया, रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के नहीं हुआ है ना, माँ के दिमाग में आई ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं कहीं नहीं। हम बार बार लगातार पूछते रहे और ऐसो दिनेश वर्मा बार बार बलात्कार की थ्योरी को नकारते रहे, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल की। सवाल ये कि अगर पुलिस सच्ची थी तो आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मगर जवाब में दिनेश ने जो बताया वो सुनकर होश उड़ गए। रात को ऐसी भी आफत पड़ गई थी, रात को ही रात वाला मैटर तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। लेकिन जो आपको आप सीधे जैसे बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परिवार के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रख के योगी जी को ऐसो दिनेश वर्मा ने कैमरे पर जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। वो दावा कर रहे थे कि उनके पास LIU की रिपोर्ट थी जिसमें अंदेशा था कि पीड़िता का परिवार और समाज के तमाम लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर सकते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने वाले थे। एक बार फिर से सुनिए ऐसो दिनेश वर्मा का वो दावा। एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परिवार के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रख के योगी जी को दिनेश वर्मा का पक्ष माने तो उस रात हाथरस के गांव में बड़ा हंगामा हो सकता था। पीड़िता के शव के साथ चक्का जाम करने की योजना थी, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग थी, मामला बिगड़ न जाए, हिंसा भड़क न उठे, इसीलिए प्रशासन को मजबूरी में अंतिम संस्कार का फैसला करना पड़ा। हाथरस कांड से जुड़ी पहली FIR दर्ज करने वाले उस वक्त के एसओ दिनेश वर्मा ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर इस कांड से जुड़े और भी कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने गैंगरेप को लेकर भी अपनी दलील हमें बताई और पीड़ित की जीभ काटे जाने के बारे में भी हमें बताया। हाथरस कांड का सच सामने लाने के लिए हमने एसओ दिनेश वर्मा के साथ साथ इस कांड के कई किरदारों से बात की जो मामले की शुरुआती जांच से जुड़े हुए थे। उनकी जुबानी हाथरस कांड का जो सच न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ है उससे इस मामले की दिशा कुछ और ही नजर आती। ऐसा क्या कहा है इस कांड से जुड़े कुछ किरदारों ने, क्या है उनके दावे? थोड़ा इंतजार कीजिए, एक ब्रेक के बाद हाथरस कांड पर जमी सियासत और फरेब की हर परत साफ होने वाली। से शुक्रवार ऑपरेशन हाथरस। न्यूज़ 18 आज हाथरस कांड पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है, ऐसा खुलासा जो आज इस केस की पूरी कहानी पलट कर रख सकता है। हाथरस में हमारी टीम ने उन पुलिस कर्मियों से, उन अधिकारियों से बात की जो इस घटना के पहले गवाह थे, जिनके पास इस केस की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ब्रेक से पहले हमने आपको हाथरस के
हाथरस कांड की पहली एफआईआर लिखने वाले निलंबित एसओ दिनेश वर्मा से हुई बातचीत सुनवाई। दिनेश वर्मा ने आगे भी हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सुनने से पहले अब तक दिनेश वर्मा क्या क्या बता चुके हैं वो एक बार फिर सुन लेते हैं। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रखा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था उसका। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही भी दिया, सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई। तो ये चार कहाँ से आ गए? चार तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया, कह देंगे पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। दिनेश वर्मा के मुताबिक पहली शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ की गई थी, लेकिन बाद में 4 आरोपी कैसे हो गए वो भी नहीं जानते। दिनेश वर्मा का कहना था कि पहली एफआईआर में परिवार ने सिर्फ इतना कहा था कि संदीप से पीड़ित को जान से मारने की संदीप ने कोशिश की। अगली बातचीत में इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने गैंगरेप के आरोपों पर अपना पक्ष रखा। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है, केस कैसा है? मुझे तो गैंगरेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम एफआईआर हुई है ST/SC और 3-7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है और 3 से 7। इसके अलावा कुछ है। न्यूज 18 की टीम से बातचीत में दिनेश वर्मा बार बार यही दावा कर रहे हैं। इस मामले में गैंगरेप की बात बेबुनियाद है, वो कह रहे हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए उनके पास बहुत सी दलीलें हैं। सुनिए क्या है एसओ दिनेश की दलील। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं 100% दावा करता हूं। मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल। हाँ, 14 को तो टोटो का वो रेप वाली बात कही नहीं, इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता, उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट मिली, उसका सब कुछ नेगेटिव आया सर। और सबसे बड़ी बात दिनेश वर्मा ने हमें बताया कि पीड़ित की मौत के बाद इस मामले को तूल देने और इस पर राजनीति करने की साजिश शुरू हो गई। दिनेश वर्मा ने इस मामले के सबसे विवादित पहलू यानी पीड़ित के शव का रात में अंतिम संस्कार किए जाने की वजह भी उनके हिसाब से क्या थी वो बताई। उनका दावा है कि शव को लेकर बड़ा सियासी प्लान तैयार किया गया था। सुनिए, एक बार फिर सुनिए, रात में अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर एसओ का क्या दावा है। एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि पारिवारिक जो ये चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से हमारी अंडरकवर टीम की बातचीत काफी लंबी चली। हमने हर मुद्दे पर, हर विवाद पर सवाल किए और दिनेश वर्मा ने हमें बहुत कुछ बताया। वो बार बार गैंगरेप की थ्योरी से इनकार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद दिनेश ने जो कहा वो हमारे लिए भी नया था। इसलिए इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से आगे की बातचीत सुनना बहुत जरूरी है। हमारी अंडरकवर टीम के साथ निलंबित एसओ दिनेश वर्मा की लंबी बातचीत हुई। वो बार बार गैंगरेप की थ्योरी से इनकार करते रहे और दावा करते रहे कि पीड़िता की तरफ से 3 बयान दिए गए और तीनों में कहानी उलझती चली गई। तो जब पहले बयान से और आखिरी बयान तक में आपको क्या क्या लग रहा है, क्या क्या चीजें बदली हैं उन्होंने अपने बयान में? ये मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, उसे एडिटिंग कराया गया, उसे समझाया गया लड़की को। तो जो पहला बयान लड़की ने दिया था वो बयान में क्या बोला था? पहले बयान में इतना उसने बताया मात्र कि संदीप ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा, 19 तारीख में पहले से नहीं, 14 तारीख को जो बयान दिया था। 14 में तो कुछ कहा ही नहीं पकड़ने वाली बात। 14 में तो ये कह रही संदीप का मारो, संदीप का मारो। संदीप ने मारा? हाँ। अच्छा। और माँ भी यही कह रही थी कि मेरा पुराना मुकदमा चला, उसकी रंजिश निकालवे काल है। अच्छा। मेरी रोटियाँ दुपट्टा और गली फांस के बाजरा में फैसलों को मार दी हुई थी। ये बयान
उसके बाद फिर 19 को बयान हुआ। 19 को इसी साल अलीगढ़ उन्होंने दिया। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ? इसने ये 11 दिन संदीप ने मुझे पकड़ लिया तो बुरी नीयत में, और मुझे मैं चिल्लाई तो बोला दुपट्टे से दबा दिया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा बयान हुआ वो 22 में हुआ। 22 में, उसमें क्या रहा? उसमें स्पष्ट कहा कि फला 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 ने मेरे हाथ रेप किया। अच्छा, तीसरे बयान में ये किसके सामने दिया था बयान 22 वाला? 22 वाला सीओ सादाबादी से। एसओ दिनेश वर्मा का दावा था कि कुछ लोग बार बार पीड़िता के परिवार को बहका रहे थे और उस बहकावे में बयान बार बार बदला जा रहा था। इसी वजह से 14 सितंबर को जो शिकायत मारपीट से शुरू हुई थी वो 22 सितंबर तक गैंग रेप में बदल गई। दिनेश वर्मा के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीड़ित और संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश थी। पहले रंजिश किया पहले रंजिश की चलती रही परिवार से। इसके लड़की के बाबा ने मुकदमा लिखवाया था, एक तो संदीप के पिता के खिलाफ और रवि मुलजिम के खिलाफ 2000 में। तो कन्फेशन हुआ उसका 2015 में। और फिर आमने सामने घर है, रिसर्च बार पूरा प्रोग्राम पा लिया, तो छोटी मोटी चीज़ों में होती थी, लेकिन ऐसी शिकायत कोई थाने तक नहीं आई कभी उनको। एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पुरानी लड़ाई और ये सब कुछ उसी लड़ाई का हिस्सा है। हमने पूछा कि आरोपी निर्दोष हैं, तो गांव के लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। एसओ दिनेश वर्मा ने हमें इसका भी जवाब दिया। लड़कों ने कुछ नहीं बोला भाई साहब? अब यही तो देखिए, अब अकेला बल है, ठाकुर परिवार है, संदीप तो सब दोस्त थे, संदीप का सब विरोध करते थे। फिर 2 साल से वो चल रही थी, इसका विरोध करते थे ठाकुर भी परिवार भी। तो ये कह रहे थे खाली 3 साल चला गया, ठीक हुआ। करा हो चाहे ना करा हो, देखा किसी ने नहीं है अब तक नहीं। ये कह रहे थे संदीप का ठीक लगा, किसी का विरोध कहीं नहीं। यानी दिनेश के मुताबिक संदीप से पूरा गांव परेशान था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर गांव से किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब बारी थी एक और बड़े सवाल कि क्या वाकई पीड़िता की जीभ काट ली गई थी? क्या वाकई पीड़िता के साथ उतनी बर्बरता हुई थी? यह सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि दिनेश वर्मा वही पुलिसकर्मी थे जिन्होंने घटना के बाद पीड़िता को सबसे पहले देखा था। आपको सबसे पहले देखने वाले थे ना उसे? हाँ, सबसे पहले देखने। उस टाइम क्या हालत थी लड़की की? लड़की बोल रही थी, लड़की कह रही थी जब संदीप आया तो संदीप मारो मारा, संदीप मारा मेरी पुराने मारी, यही कह रही थी। तो उस टाइम पे जीभ कटी हुई थी? ना, जीभ काट गई। दिनेश पूरी ठसक के साथ ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पीड़िता से खुद बात की थी, खुद बयान लिया था और उस वक्त पीड़िता बोल रही थी, यानी उसकी जीभ सही सलामत थी। लेकिन फिर समाज और संगठन के लोगों ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। ये सब चीजें कहाँ से जोड़ती गई कि जीभ काट दी गई? किसने बोला? ये उन्हीं के ड्राइवरी के लोग आए, उन्हीं के समाज के लोग, संगठन के लोग आए। अच्छा, हाँ, कर दिया। दिनेश की माने तो जो हुआ राजनीति और बहकावे में हुआ। मीडिया के दबाव, समाज के आक्रोश की वजह से बात बिगड़ती चली गई और हालात बेकाबू हो गए। ये समाज भी नहीं रहा भाई साहब पूरे एपिसोड को इतना पुलिस वाले या सरकार एपिसोड ये संभालने का नहीं रहा। अब जो लोग आए, आप आए, आपने देखा कि लड़की की जीभ काटी, लड़की के पैर तोड़ दिए, लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ऐसा वायरल कर दिया तो आदि मोबाइल लेके चला गया। फिर एक दरिंदा था, 4 दरिंदे घुस गए, तो दरिंदों की संख्या बढ़ती चलेगी। अब ऐसी आंधी आई, उसमें क्या करते हैं? प्रशासन को ये लग रहा है कि दरिंदा है, नहीं गिरफ्तार करो, डैम होते कि मैं उनको प्रयास करूँ। दिनेश वर्मा सिर्फ इस कहानी के एक किरदार है। कैमरे पर आने वाले अगले किरदार बहुत कुछ बताएंगे। आगे इस कहानी का एक और सच भी मिलेगा और हाथरस कांड की एक गंदी सियासत का चेहरा भी बेनकाब होगा। कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े दावे
बस सामने आने वाले हैं। हाथरस कांड के सच की पड़ताल में सबसे ज्यादा जरूरी था इस बात का पता लगाना कि पीड़ित का शव रात में क्यों जलाया गया, किसके आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ हमें हाथरस कांड को लेकर हो रहे तरह तरह के दावों की सच्चाई का भी पता लगाना था। ये वो दावे थे जिससे इस कांड की सच्चाई पर अफवाहों की धूल की परतें गहरी हो गई। इसलिए हमारी टीम ने पुलिस विभाग के स्थानीय खुफिया तंत्र के इंस्पेक्टर से संपर्क किया, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यही लोग पुलिस के आला अफसरों की आंख और कान की तरह काम करते हैं। इनसे बातचीत में हाथरस कांड की एक एक परत ऐसे खुली। इसलिए आप भी सुनिए पुलिस महकमे के आंख और कान समझे जाने वाले इंटेलिजेंस अफसर से न्यूज़ 18 की बातचीत। हाथरस कांड के सच पर दावों और अफवाहों की धूल हटाने के लिए हमारी टीम ने हाथरस की स्थानीय LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर से मुलाकात की। इनका नाम है विवेक वार्ष्णेय। हाथरस कांड की जमीनी हकीकत, इस मामले में पर्दे के पीछे रची जा रही साजिश और बंद कमरे में इस कांड पर अपनी रोटी सेकने वाले की हर खबर की रिपोर्ट इन्हीं से होकर पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंची है। इसलिए हमने इनसे बिना लाग लपेट के इस मुद्दे के सबसे विवादित पहलू पर अपना पहला सवाल किया। तो आपने डेड बॉडी लड़की की जला दी आधी रात, मसला तो वहीं से शुरू हुआ कि क्यों जलाई? ये ऐसा नहीं है, मसला तो बहुत पहले से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर का इस घटना के बाद हो गया है। हाथरस कांड में सबसे ज्यादा सवाल पीड़ित के शव को रात में जलाए जाने को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने ये पूछ ही लिया कि क्या शव को रात में जलाया जाना प्रशासनिक लापरवाही थी, लेकिन उनकी दलील कुछ और ही थी। ये तो प्रशासनिक है मामला, प्रशासनिक है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनल रिपोर्ट मिलती रहती होगी किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में ये सब काम किया। नहीं, ये वो हमारा अपना अलग वैसा विषय है। अच्छा। इससे हाँ इसका कोई वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। तो सबको मालूम है भाई साहब, आज की परिस्थिति दूसरी है और उस टाइम परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बॉडी नहीं जलाई अंतिम संस्कार, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हालांकि ना तो हम इनसे कहते हैं कि आप रात में जलाइए या दिन में जलाइए, ये तो उनके प्रशासनिक निर्णय होते हैं। प्रशासन इतने बड़े बड़े अधिकारी, हम तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, नहीं आपका तो कोई रोल ही नहीं। हमारा रोल ही नहीं होता। हम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अपने अलर्ट जारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं या आप जाने। और अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर जो है उस दौरान अगर ये घटना रात में अंत्येष्टि ना होती तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ी समस्या होती ना। क्या आपने पुलिस के खुफिया विभाग के इस इंस्पेक्टर की दलील पर हमने फिर सवाल किया। हमारा मकसद ये समझना था कि अगर पीड़ित का शव दिन में आ जाता तो किस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या होने का डर था। हमारा मकसद LIU रिपोर्ट में कानून व्यवस्था से जुड़े पहलू को समझना था। क्या आपने पता चला था इस तरीके का? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, वो बॉडी भी नहीं आई थी तब तक तो यहाँ जाम लगा दिया मेन रोड में वाल्मीकि समाज को। चंद्रगुप्त ने, ये तो सबको मालूम है। वाल्मीकि समाज के लोग एकदम से अनकंट्रोल्ड हुए चले जा रहे थे, जुलूस निकालने लगे थे। शाम तक आते आते उनकी भंडार लग गई पूरे यूपी में किसकी कैंडल मार्चों की। वाल्मीकि समाज जगह जगह बैठकें करने लगा। सही है। इससे क्या परिलक्षित होता है भाई साहब? इससे परिलक्षित ये होता है कि अगर दिन के समय में अगर बॉडी आ जाती तो हालत क्या होती? मेरे ख्याल से बॉडी वहां पहुंच भी नहीं पाती। हाथरस कांड में पीड़ित के शव को जलाए जाने के अलावा दूसरा जो सबसे विवादित पहलू है वो मुआवजे का है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मुआवजे के मामले पर सियासत का शोर भी खूब है। इसलिए खुफिया विभाग के इस अफसर से हमारा अगला सवाल मुआवजे को लेकर ही था। मुआवजे का हाँ धोनी साहब, मुआवजे का तो सारा ही खेल है। मुआवजे का तो सर जी सारा ही खेल है। शुरुआत कितने हुए थी सर मुआवजे की? इसकी ऐलान जो हुआ था शुरू में? शुरुआत में
नहीं, वो ऐसा होता है जो घटना का क्रम होता है ना, जैसे घटना में बलात्कार की धारा के हिसाब से अलग होता है, 302 के हिसाब से अलग होता है। पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी का ये कहना कि इस कांड में मुआवजे का खेल है, इस मामले में राजनीति का भी तड़का लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए हमने ये जानना चाहा कि इस मामले ने तूल कैसे पकड़ा और इसमें सियासत की एंट्री आखिर कैसे हुई। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। 14 से 18 तक। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि भीम आर्मी के लोगों ने इस मामले को सियासी रंग देना शुरू किया। अब हमने भीम आर्मी के रोल को विस्तार से समझना चाहा, इसलिए हमने ये भी पूछा कि पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं। बार-बार जो लड़की बयान बदल रही थी, ये वैसा बयान देखिए, स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने, हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने, वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि इस मामले में एक एक कर राजनीतिक दल शामिल होते गए और ये कांड तूल पकड़ता चला गया। इसलिए हमने ये सवाल किया कि क्या पुलिस के खुफिया तंत्र को इस बात की खबर थी कि हाथरस कांड पर वोट की चोट हो रही है। LIU की इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है, क्या उसको क्या फील हुआ कि ये चीज हो सकती है? नहीं, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासन को 100% ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से कुछ किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का अपना रोल है। यहाँ ये लोग कांग्रेस वाले बहुत दिनों से, मुझे आइडिया लग रहा है, बहुत दिनों से कोई मौका ऐसा तलाश रहे थे, वो चांस की बात है हमारे जनपद में लग गया। विवेक के दावों के मुताबिक हाथरस में राजनीतिक साजिश पहले से रची जा रही थी और इस वारदात को साजिश करने वालों ने एक मौके की तरह बुनाया। अब सवाल यह था कि साजिश की परतें कितनी गहरी और इसके तार किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे इस सवाल ने इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा चौंकाया भी, लेकिन उन्होंने जवाब खुल कर दिया। और ये है पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और मुझे तो अब एक चीज पूरे पेपर को मैंने काफी क्लोज देखा, तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि भीम आर्मी बी टीम है कांग्रेस की, उन्हीं के हिसाब से चल रही है। कह रहे हैं भीम आर्मी अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्हीं की टीम है, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहा है। इतनी लंबी बातचीत के बाद खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर साहब अब हमसे थोड़ा खुल गए। हमने इस कांड से जुड़ी अफवाहों और दावों से जुड़े कई सवाल किए। इस दौरान विवेक ने इस घटना को लेकर एक ऐसा दावा भी कर दिया जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ऑनर के बारे में वैसा कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। इस गाँव में बहुत जबरदस्त चर्चा है। लड़की को जो पीटा, लड़की के भाई ने, दोनों थे लड़का लड़की, पकड़ गए थे। लड़का तो कम पिटा, वो पिट भाग गया, लड़की हाथ में आ गई पीट। ये भी बहुत जबरदस्त चर्चा है। मिल गई दोनों, लड़का लड़की। फिर FIR करा दी, फिर लड़के हाँ लड़की स्थिति में थे। तो भाई ने देख लिया, साथ से चलता था। हाथरस कांड की जांच अब CBI के हवाले है। जाहिर है LIU इंस्पेक्टर के इन दावों की पड़ताल भी होगी और इनका सच भी जल्द ही सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 की अब तक की पड़ताल से यह तो साफ हो गया कि हाथरस कांड की गुत्थी बेहद उलझी हुई है।
हाथरस के ये LIU इंस्पेक्टर जो बता रहे हैं, उससे ये अंदेशा जाता है कि पीड़ित को सियासी मोहरा बनाया गया। कुछ सियासी नेताओं ने कहानी को बदलने की कोशिश, ऐसा ये कह रहे हैं। कैसे राजनीति की दांवपेच शुरू हुए, कैसे सच को छिपाने दबाने की कोशिश शुरू हो गई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक किरदार अब भी बाकी, एक और अधिकारी का पक्ष, एक बड़े अधिकारी का पक्ष। हाथरस कांड पर जब मीडिया का तूफान उठा तो ये अधिकारी भी निलंबित हो गए, लेकिन ये वो अधिकारी हैं जिसने घटना के फौरन बाद पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की। इसलिए जरूरी है कि उस अधिकारी का पक्ष भी देखा जाए। राम शब्द यादव जो सीईओ के पद पर थे, हाथरस की घटना के वक्त लिंक अधिकारी थे और फिलहाल निलंबित हो चुके हैं। राम शब्द यादव ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में वही बताया। दूसरे अधिकारी बता रहे थे कि 14 से 22 सितंबर के बीच पीड़िता और परिवार ने बार बार बयान बदला, लेकिन क्यों ये पता नहीं। पिताजी कुछ और बता रहे हैं, लड़के कुछ और बता रहे हैं। जिसको चोट लगी है वो कुछ और बता रही है। हमने बयान दिया उसका भी, हमने संदीप के अलावा किसी नहीं बताया। संदीप के अलावा जो है तो ये 4-5 लोग और लोग बाद में 22 तारीख को जो सीओ साहब दूसरे वाले 20 को हम थे, 20 को जब वो आ गए, 20 को रात में 20 को दिन में आ गए थे। शाम से वो अपना जो है कारगार अपनी छत का देखने लगी ब्रह्मचंद साहब। 21 तारीख 22 तारीख को शायद हो गए थे। फिर उसका मजीद बयान लेने के लिए तो उसने जो 3-4 नाम और बता दिया। वही चीज़ हमको बताए थे, वही कार्रवाई वो कर रहे हैं 22 तारीख को, हमें 19 तारीख को करते। राम शब्द यादव पूरे यकीन के साथ बता रहे थे कि 14 तारीख को क्या हुआ था। उनका दावा था कि उस रोज खुद पीड़िता के भाई ने थाने आकर FIR दर्ज करवाई थी और शिकायत में सिर्फ जान से मारने की कोशिश का जिक्र था। लेकिन बाद में दूसरे अधिकारी के साथ परिवार ने बयान बदल दिया। केस तो 14 तारीख को आया था ना, तब आप फिर लिंक अधिकारी। 14 तारीख को जो उन्होंने FIR में जो लिखा था, रणदीप भाई ने FIR लिख के दिया था कि हमारे बहन का दुपट्टा से जो गला दबा करके जान से मारने की नियत। जब भाई ने लिखा था, भाई ने FIR लिख करके थाने में दिया था। भाई भी आया था, लड़की भी थी, माँ भी थी, सभी लोग आए थाने में। वहीं तो तुरंत हम मतलब यहाँ जिला चिकित्सालय भेजा गया। एक महिला गाड़ी लगा करके यहाँ भेजा गया डॉक्टरी परीक्षण कराने के लिए। यहाँ डॉक्टरी परीक्षण जैसे उन्होंने FIR में बलात्कार नहीं लिखा था तो अंदरूनी पार्ट पुर्जा के कैसे जो उनका डॉक्टरी कहा जाएगा किसी लड़की का, तो चलो तुम आंतरिक का जाएगा डॉक्टरी का। फिर यहाँ से रेफर कर दिए वो लोग जो है अलीगढ़। राम शब्द यादव का कहना था कि शुरुआती शिकायत में बलात्कार का जिक्र नहीं था, तो बलात्कार से जुड़ी मेडिकल जांच करवाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बाद में सारी कहानी कैसे बदल गई वो भी नहीं जानते। शुरुआत में बलात्कार वाली कोई बात ही नहीं आई। कुछ नहीं, FIR में कहीं कुछ नहीं। उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी थी उसमें कुछ नहीं। वही तो FIR जो तहरीर जो उसी को उसमें कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक आध 2 मीडिया के लोग भी थे, उन्होंने भी पूछा तो उन्होंने कहा संदीप ने लगा जान से मानेंगे। ये गैंगरेप कहाँ से हो गया वैसे? 22 तारीख से पता नहीं कैसे। राम शब्द यादव का पक्ष है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि शुरुआत में जब पीड़िता को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया तो पहले 2 दिन उन्होंने पीड़िता से मुलाकात नहीं की। लेकिन राम शब्द का कहना है कि इस दौरान भी वो पीड़ित परिवार के संपर्क में थे और 19 तारीख को उन्होंने खुद जाकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। और उस रोज भी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने दुपट्टे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। और आपको किस चार्ज में फिर किया है सस्पेंड? आपको क्यों कर दिया? हमको कर दिया कि मतलब जो है 16 तारीख को बाप से जब मिले तो आपको 17-18 में जो है क्यों नहीं वहाँ जाके मिले। कहाँ जाके? अलीगढ़ लड़की का। अच्छा, वहाँ संपर्क में हम लोग थे ना, तो वो लोग बता रहे थे कि बोल नहीं रही है। जब स्वस्थ होगी तो जो है
साइन करवा देंगे, बात करवा देंगे। हमको विश्वास नहीं हुआ, तभी हम 18 तारीख को एक नरेंद्र नाथ तिवारी का सतह को इंस्पेक्टर से बता दिया कि वहाँ एक आदमी जो अपना लगाव वाले जो है कह रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, बयान लेना जरूरी है उसका। तब उन्होंने जो है 19 तारीख को बताया फोन करके कि लड़की अब बोल रही है साहब। ऐसे तुरंत मैं पहुँच गया, बयान लिया। उन्होंने फिर उस दिन भी संदीप का नाम लिया। संदीप ने दुपट्टा मेरा गला कसते जान। मतलब ये कि हाथरस की पहेली उतनी सुलझी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। हाथरस मामले में न्याय बेहद जरूरी है, लेकिन न्याय के लिए हम सभी का निष्पक्ष रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाथरस कांड पर न्यूज 18 के इस पर्दाफाश से अब इस मामले के बहुत से अलग पहलू सामने आ रहे हैं। साथ ही इससे ये भी साफ हो गया कि हाथरस कांड का बहुत बड़ा सच दफन करने की भी शायद कोशिश हो। न्यूज 18 के इस खुलासे पर हमने बीजेपी सांसद रवि किशन से बात की, जिन्होंने कहा कि अब इस मामले का सच जल्दी सामने आएगा। हाथरस मामले को लेकर न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस समय गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपने देखा होगा न्यूज 18 इंडिया पे जो स्टिंग सामने आया है, कई तरह की बातें सामने आई हैं। ये भी साफ हो रहा है कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। न्यूज 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। सच लाना बहुत ज़रूरी था। देखिए कितनी ओछी राजनीति, आप ही लोग देखिए किस तरह से माहौल क्या था, हुआ क्या था। क्वाइट शॉकिंग। मतलब यही हम बात कर रहे थे, यही योगी महाराज जी बोल रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला के बोल रही थी कि आप लोग समझिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है विपक्षी दल की। कांग्रेस का चेहरा पूरा सामने आ चुका है। कैसे साजिश किए, कैसे एक बेटी की, मैं भी पिता हूं, अगर किसी बेटी की हत्या होती या किसी की तकलीफ होती, मैं जानता हूं उस माता पिता पे, उस परिवार पर क्या बीतती है जब वो अपना बच्चा खो देता है। उस बच्चे की लाश के साथ इतनी बड़ी राजनीति होगी, उस माहौल को ऐसे घुमाया जाएगा, उसको जातीय दंगे के रूप में उसको एक स्वरूप देना चाह रहे थे ये लोग। कोई ऐसा साक्ष्य शुरुआत में नहीं मिला था कि रेप है, और सिर्फ एक आरोपी का नाम पहले लिया गया था जो संदीप है, जिसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की गई थी। बाकी सब नाम बाद में जोड़े गए थे। न्यूज़ 18 के सभी दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र के भी देवतुल जनता भी देख रही है, आप लोगों ने स्टिंग देख लिया, तो सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हैं। SIT की जांच बिठा दी गई है, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। पूज्य महाराज जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने CBI जांच भी मांग ली है, नार्को टेस्ट भी मांग लिया। सोचिए अगर कहीं से प्रशासन या सरकार या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई गलती होती तो इतनी सारी जांच नहीं बढ़, कितने लोग निलंबित हो गए, और वही निलंबित लोग आज स्टिंग ऑपरेशन में बात कर रहे हैं। सोचिए। और खुफिया तंत्र के जो इंस्पेक्टर, LIU के इंस्पेक्टर ने कहा भीम आर्मी के लोगों के आने के बाद ही हाथरस कांड पर सियासत शुरू हुई। लिहाजा न्यूज 18 ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत की। उनसे जानना चाहा कि आखिर उनके समर्थक हाथरस में पीड़ित के गांव क्यों गए थे। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। अच्छा, हाथरस में? जी, मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। न्यूज 18 के पर्दाफाश के बाद अपने कांग्रेस नेता अधीर रंजन से बात की। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की। न्यूज़ 18 इंडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में ये भी खुलासा हुआ है कि एक इस तरीके की साजिश बन रही थी कि लड़की की बॉडी को रख करके और वहाँ पर रोड को जाम किया जाए। योगी आदित्यनाथ जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक इस तरीके से वहाँ पर जाम किया जाए। इस तरीके की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। ये साजिश क्या है? ये तो प्रोटेस्ट है।
प्रोटेस्ट और साजिश में फर्क क्या है, योगी जी को लगता है ये नहीं मालूम है। आंदोलन प्रदर्शन इसका मतलब ये नहीं कि देशद्रोही है। आंदोलन प्रदर्शन इसका मतलब ये नहीं कि वो साजिश कर रहे हैं। योगी जी लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। योगी जी आप बलात्कारियों को मददगार साबित हो चुके हैं, इसलिए आज पीड़िता के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन, जो इनके खिलाफ आंदोलन किए, उनको आप यूएपीए केस में, एनएसए केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर भी आपका खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरीके की अत्याचार हिंदुस्तान के लोग, यूपी के लोग नहीं सहेगा। यूपी को आप उत्तर प्रदेश बनाने की कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, आज यूपी अधम प्रदेश बनते जा रहे हैं आप ही की नेतृत्व में, योगी जी का नेतृत्व में। इससे बड़ा और दुख की बात क्या हो सकता।